पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जनाब, पिछले साल हमने एक वीडियो बनाई थी 45 शेयर्स की, जिसमें हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किए थे, डिविडेंड टीयर 1, टीयर 2, ग्रोथ स्टॉक्स में। और अभी रिसेंटली हमने उसका स्टेटस चेक भी किया। तो अब आज की तारीख में एक और वीडियो उस तरह की बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अब शेयर्स थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अच्छे शेयर्स अब रेंज से निकलते जा रहे हैं। तो इसमें 4 सेक्शंस होंगे और वीडियो को भी थोड़ा सा 4 पार्ट्स में हम बनाते हैं इस दफ़ा। टीयर 1, इसमें पिछले साल हमारा टीयर 1 था 15% से ऊपर डिविडेंड यील्ड। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम आता जा रहा है और क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जो एस्टिमेटेड है वो शेयर्स भी कम होते जा रहे हैं, तो ये हमें अब थोड़ा कम करना पड़ रहा है। तो टीयर 1 में 12% से ज़्यादा की जो डिविडेंड यील्ड एस्टिमेटेड आ रही होगी वो हम शामिल करेंगे। और इसमें तमाम 100% शेयर्स कवर नहीं होंगे, बहुत सारे शेयर्स को हम फॉलो भी नहीं करते, जैसे बैंकिंग को नहीं करते। तो आप उस हवाले से अपने खुद देख लीजिएगा, लेकिन हम अपनी नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसमें तकरीबन 10 शेयर्स हैं। उसके बाद फिर डिविडेंड टीयर 2 होगा। इसमें एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड जिनकी 8 से 12 तक होगी उनको हम शामिल करेंगे, वो भी 10 हैं। फिर जो ग्रोथ है उनमें भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जिनकी प्राइस अर्निंग 5 से कम है वो होंगे 8 शेयर्स, और फिर जिनकी प्राइस अर्निंग 5 से ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनमें ग्रोथ नज़र आ रही है, महसूस हो रही है, तो उनको फिर हमने अलग से 8 शेयर्स वहाँ पे भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब इस साल ये 36 शेयर्स होंगे इस पूरी सीरीज में, और फिर लेट्स सी कि उसमें आगे क्या आउटकम निकलेगा। और अगेन, जिस वक्त हमने पिछले साल ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे कई लोग सवाल करते थे कि क्या हम इस टाइम पे शेयर मार्केट में एंट्री करें, तो कुछ लोग उनको मना कर देते थे क्योंकि मार्केट 60 से ऊपर निकल गई थी। और हमने तब यही कहा था कि आप आज भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, और जिन्होंने उस टाइम पे की होती तो उनको भी मुनासिब प्रॉफिट हो गया होता। अब हमें नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन हमारा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव होता है कि आप हर रोज़ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, लेकिन होराइजन आपका कम से कम 3 साल का होना चाहिए, सब्जेक्ट टू 2-3 थिंग्स पाकिस्तान के हवाले से, कि ये रिजीम चलती रहे, नंबर 1, नंबर 2 दुनिया में कोई बड़ी आफत ना आ जाए, और नंबर 3 खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बड़ी आफत ना आ जाए। दुनिया के लिए भी अल्लाह रहम करे। तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के होराइजन में। अगर किसी भी वजह से मार्केट कोई प्रेशर्स ज़्यादा बड़े नहीं आते, फिर भी मार्केट 1 साल में ओवरऑल ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, 2 साल में ऊपर नहीं जाती, तो हिस्ट्री यही कहती है कि फिर वो 3 साल में 2 साल के प्रॉफिट्स को रिकवर कर देगी। तो 3 साल के होराइजन में आप लेके चलें तो फिर आप किसी भी टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। और अगर कोई आपको भी मार्केट में कह रहे कि भाई करेक्शन का इंतजार करें, करेक्शन का इंतजार करें, तो कोई पता नहीं करेक्शन आती भी है कि नहीं, बड़ी करेक्शन जो है। तो इसलिए फिर आप यही सोचते रहेंगे सारी जिंदगी के लिए कि भाई ओहो उस टाइम पे कर देता, ओहो उस टाइम पे कर देता। तो कर किसी भी टाइम पे सकते हैं। बाकी हम शेयर्स का एक असेसमेंट आपके सामने पेश करते हैं। और अगेन, ये कोई इन 36 शेयर्स की बाय कॉल नहीं है, ना ये कोई रैंकिंग वाइज आ रहे हैं। ये एक एनालिसिस है और इसकी बेसिस पे आप जो अपना फैसला करना चाहे वो कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। तो डिविडेंड टीयर 1 में सबसे पहले एंग्रो फर्टिलाइजर है। अगेन, डेटा बहुत है, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने एक दफ़ा रीचेक करना है। यहाँ सबसे पहले हमने इसकी 1 नवंबर की प्राइस लिख दी है जो भी चल रही है। बुक वैल्यू हमने SCS ट्रेड की साइट से ली है, तो अगर आप वैलिडेट करना चाहें तो वहाँ से करें, या असूली तौर पे तो वैलिडेट अकाउंट से करना चाहिए क्योंकि उनकी साइट पे भी गलती आ सकती है। बहरहाल इस वर्किंग के लिए हमने वहाँ से ये फिगर उठाई है। तो यहाँ से आ जाएगी प्राइस टू बुक वैल्यू, और जिस भी कंपनी की ये 100 से नीचे होगी वो पॉजिटिव साइन है, और 100 से ऊपर होगी तो वो नेगेटिव साइन है। और जैसे ईफर्ट का साथ साथ देख लेते हैं, यहाँ पे उसके लिए नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि इसने पिछले 4 क्वार्टर्स में मिला के कितना डिविडेंड दिया, 21.5 रुपए दिया है, कोई बोनस दिया कि नहीं। और अज्यूम करें कि पिछले 4 क्वार्टर का डिविडेंड अगले 4 क्वार्टर में भी इसी तरह चलेगा, तो डिविडेंड यील्ड 11% बनती है। और एडजस्टेड यील्ड है ये
अगर किसी शेयर में हमें लगेगा कि उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए और थोड़ी बेहतर हो सकती है, तो वो यहाँ पे हम बता देंगे। वैसे इसकी बेहतर हो सकती है, थोड़ा सा इसके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी ये वाहिद एक्सेप्शन है जिसकी आज की वर्किंग के मुताबिक डिविडेंड यील्ड 12 से कम बन रही है, लेकिन हम इसको फिर भी टियर 1 में रखना पसंद करेंगे। और यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर्स की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और हमने ये लिखा है कि पिछले 4 क्वार्टर्स का जो कंबाइंड ईपीएस है वो 21.64 है, और एडजस्टेड है या फोरकास्ट अगले 4 क्वार्टर का समझ लें, क्या वो इतना ही रहेगा? आम हालात में हम यही अज्यूम करेंगे कि कंपनी का उतना ही रहेगा, अनलेस कि हमारे पास कोई रीजन हो, तो हम आपको बता देंगे कि हमने एडजस्टेड जो है ना वो लिखा है, तो वो क्यों लिखा है या उसका कोई रीजन है कि नहीं। और फिर आखिर में प्राइस अर्निंग आ जाएगी। प्राइस अर्निंग भी 5 से कम है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद एंग्रो फर्टिलाइजर क्यों हमारे टियर 1 में है? प्राइस अर्निंग भी इसकी ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा है, लेकिन ये डिविडेंड अच्छा देते हैं, और ये इतनी जल्दी कंपनी फर्टिलाइजर वाली बंद भी नहीं होने वाली, मुस्तकबिल अच्छा है। तो जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं फिर वो अपनी डिविडेंड यील्ड के हवाले से वो चलती हैं, तो उनमें फिर प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ तब अहम होती है अगर वो कंपनी बंद होने लगे, और प्राइस अर्निंग भी फिर इतनी ज्यादा रेलेवेंट कई दफा नहीं रहती। तो ये 3 फैक्टर्स में से डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे ज्यादा इसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो ये हो गई पहली कंपनी। इसके बाद है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसकी प्राइस अभी चल रही है तकरीबन 180, बुक वैल्यू इसकी 290 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, 100 से कम है। लेकिन हकीकत में अगर वैसे तो ये कंपनी बिकने नहीं जाएगी, लेकिन अगर कल या बंद भी नहीं होने लगी, लेकिन कल को अगर ये कंपनी बिकने जाती है या बंद होती है तो इसकी वैल्यू बुक वैल्यू से काफी ऊपर ही होगी। बहरहाल ये पॉजिटिव फैक्टर है इसके लिए। अब इसने डिविडेंड पिछले 4 क्वार्टर्स में 11.5 रुपए का दिया, जो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में। और अभी अगर मान लें कि अगले 4 क्वार्टर्स में भी डिविडेंड इतना ही देते हैं तो डिविडेंड यील्ड बनेगी सिर्फ 6%। लेकिन हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि वैसे तो हमारी अजम्पशन पिछले साल भी यही थी और थोड़ी सी गलत हुई, फिर भी प्राइस ऊपर चलेगी तो फायदा इसमें काफी हुआ पिछले साल। लेकिन अभी भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनी, जब हमारी हुकूमत है वो सर्कुलर डेट को कम करने की कोशिश करेगी, या अगर पुराने सर्कुलर डेट को वहीं पे रहने दे और नए पैसे इनको मिलते रहें, तो इनके आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड में फर्दर इजाफा भी हो सकता है। और हम तो ये हिस्ट्री इसकी एक वीडियो बना चुके हैं इसकी और पीपीएल की। हिस्टोरिकली तो ये 50% से भी ज्यादा पे आउट कर देता था। तो यहाँ पे इसकी ईपीएस हमने निकाली है पिछले 4 क्वार्टर्स में 46 की, और हम अज्यूम करते हैं कि यही आगे कंटिन्यू रहेगी। और 46 में से हमने यहाँ पे 23 रुपए डिविडेंड में डाले हैं मुस्तकबिल में। अब ये जरूरी नहीं है इसी साल मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन मुस्तकबिल में इतने मिल सकते हैं, और उसके हवाले से हमने डिविडेंड यील्ड यहाँ पे निकाली है। ये हो सकता है ये इस साल ना मिले, अगले साल मिले, या उससे भी अगले साल जाके मिले, लेकिन उसकी एंटीसिपेशन में प्राइस पहले ही ऊपर जा सकती है। अगेन ये सारी अजम्पशंस की बेसिस पे है, एस्टिमेशंस की बेसिस पे है, जरूरी नहीं है एक्चुअल रिजल्ट ऐसा ही हो। लेकिन कई मर्तबा एक्चुअल रिजल्ट वैसा ना होने के बावजूद भी शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो मुनाफा भी हो जाता है। तो ये उस हिसाब से टियर 1 में हमने इसको शामिल किया है, और प्राइस अर्निंग भी इसकी 5 से काफी कम है, तो उस हवाले से ये बेहतर है। वैसे प्राइस अर्निंग वहां पे ज्यादा रेलिवेंट होती है जहां पे ग्रोथ स्टॉक हम देख रहे हों, लेकिन क्योंकि डिविडेंड यील्ड इसकी ज्यादा बेहतर हो सकती है लॉन्ग टर्म में, तो ये इसलिए डिविडेंड वाले टियर 1 स्टॉक्स में शामिल है। लेकिन प्राइस अर्निंग के हवाले से भी इसकी वैल्यू काफी ऊपर जा सकती है ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। उसके बाद है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। इसकी अगर प्राइस देखें 576 है, बुक वैल्यू 291 है। बुक वैल्यू इसकी कम है क्योंकि अगेन ये डिविडेंड ज्यादा देते हैं, तो इसकी असेसमेंट डिविडेंड यील्ड के हवाले से होनी चाहिए। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड दिया 95 रुपए का, और अगर इस साल भी 95 का दें तो 16% डिविडेंड यील्ड बनती है। और पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस मिलाएं तो 112 बनती है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी कम आई। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल में 100-110 के आसपास ही रहेगी। होपफुली कि ये इतनी कॉस्ट जो थी सिर्फ क्वार्टर 1 में उसका इम्पैक्ट आया है, आगे नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा डिविडेंड इस साल हो सकता है 95 की बजाय 85 हो जाए, तो थोड़ा सा हमने उसको कम किया है, और उस हिसाब से भी लेकिन डिविडेंड यील्ड 15% बनेगी, और प्राइस अर्निंग भी अच्छी है, तो उस हिसाब से ये हमारे टियर 1 में शामिल हो जाता है। फिर है जी जीएसएमएफ ईटीएफ। इसकी अर्निंग कोई नहीं उस तरह आती, इसकी रोज की रोज वैल्यू ऐड होती जाती है। इस पे हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लें।
अभी इसकी प्राइस 12 चल रही है, इसकी बुक वैल्यू वो उसके साथ साथ ही चलती है, डेली अपडेट होती है, वो 12 ही है। पिछले साल 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, और अगर इस साल भी 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो 86% डिविडेंड यील्ड बन सकती है। लेकिन अगेन ये इसका पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसका असल में पता लगेगा आपको जून में जाके कि कहाँ तक चला गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। इसके पोर्टफोलियो वाले शेयर्स अगर ऊपर जाते जाएंगे, मार्केट ऊपर जाती जाएगी, तो ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा इसमें ना कंजर्वेटिव रखा है कि शायद पिछले साल जितना प्रॉफिट ना हो। अभी भी इसमें एस्टिमेट बहुत ज्यादा है वैसे, ये भी हो सकता है कि साल के आखिर में इतना भी ना हो, लेकिन करंटली इन्होंने जो शेयर्स अपने पास रखे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर होपफुल कि अच्छा जून में जाके हो सकता है। लेकिन जिसने लेना है अभी भी वक्त है, ले ले। इसके बाद इसमें आखिरी टाइम पे ये, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई ब्रेकआउट हो गया है और एकदम इसकी वैल्यू ऊपर चली गई है। इसकी डेली बेसिस पे मार्केट इनकी वेबसाइट पे अपडेट होती है, मार्केट वैल्यू, और वही इसकी फिर मार्केट में वो इनकी शेयर्स की वैल्यू, नेट बुक वैल्यू और स्टॉक मार्केट में भी उसके आसपास ही रहता है। तो हम इसमें होपफुल हैं जून तक के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है कोट अद्दू पावर। इसकी प्राइस तकरीबन 29.5 चल रही है, बुक वैल्यू 70 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। उसके बाद डिविडेंड जो ये पुराने पैसों में से देते आ रहे हैं, 8.5 रुपए का दिया, और 29% डिविडेंड यील्ड है। अगले साल भी उम्मीद तो है कि ये इतना डिविडेंड इस साल दे देंगे, लेकिन उससे अगले साल में कितना देंगे वो पता लगेगा कि क्या ये कोई नए बिजनेस में एंटर होते हैं कि नहीं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें इतनी ही डिविडेंड यील्ड की तवक्को है, और अगर थोड़ा सा ज्यादा मटेरियलाइज होना शुरू हो गया इसके प्रोजेक्ट्स, तो फिर ये ऊपर इसमें कैपिटल गेन भी मिल सकता है। और इसकी जो ईपीएस है वो तो आपको पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट से कमा रहे हैं, तो वो इस तरह चलती रहेगी। लेकिन जब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर ये इनकम आनी कम हो जाएगी। फिर दूसरी जगह से अगर वो प्रॉफिटेबल कोई वेंचर्स हैं तो वहां से मुस्तकबिल में वहां से ईपीएस बेहतर भी हो सकती है। तो इस हवाले से इसको हमें लगता है पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड अगर इतनी भी रहती है, प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती है, ज्यादा नहीं होती, तो बहुत अच्छा है। 30% से ज्यादा और रिटर्न आपको क्या चाहिए। निषाद चुनिया पावर। अब ये जो निषाद चुनिया और आगे निषाद पावर भी इसी लिस्ट में आएगा, और जो भी अगर कोई और पावर सेक्टर की कंपनी आ गई तो उसका आपको पता है कि अभी एक चक्कर चल रहा है कि जो जिन आईपीपीस के एग्रीमेंट 35-40 में भी जाके एक्सपायर होने हैं, हुकूमत उनके साथ भी रीनिगोशिएट करना चाह रही है। अब पता नहीं है होता है कि नहीं, तो ये सब्जेक्ट टू दैट क्लैरिटी है। इनमें बेनिफिट तो हो सकता है अगर इनके एग्रीमेंट टेक एंड पे पे चले जाएं या कंपनियों को बंद जबरदस्ती करवा दिया जाए, बेनिफिट तो फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर कल को पता लगता है कि इनके एग्रीमेंट रिवाइज नहीं हो रहे, तो फिर ये डिविडेंड यील्ड के टियर 1 स्टॉक्स में शामिल रहेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। बहरहाल इसका उससे काफी लिंक होगा कि वहां से कोई प्रोग्रेशन होती है हुकूमत के हक में और इनके अगेंस्ट या नहीं। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको यहीं पे रखते हैं। एनसीपीएल की प्राइस इसमें बूम आया थोड़ा सा, 31, 31.5 के आसपास हो गई है, बुक वैल्यू 76 रुपए है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। डिविडेंड कोई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमने पिछले साल भी इसको डिविडेंड टियर 1 में रखा था, इस साल भी रख रहे हैं, और हो सकता है एक दिन छप्पड़ फाड़ के दे दें। अब वो दिन कब आएगा ये नहीं पता। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बाकी निषाद ग्रुप में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मिलता है, हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें, लेकिन कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल ये बहुत ही हाई लेवल एजम्पशन है कि इसके ऊपर जो है वो 19-20% डिविडेंड यील्ड हो सकती है अगर डिविडेंड देना शुरू कर दें। और अगर नहीं देंगे तो फिर भी ये शेयर हमारे ग्रोथ स्टॉक में होना चाहिए अपनी बुक वैल्यू के हवाले से। और अर्निंग देखें काफी अच्छी चल रही है, 13 रुपए 60 पैसे की। अगले साल उम्मीद करते हैं कि अगर इनका एग्रीमेंट चलता रहे तो इतनी ही अर्निंग हो सकती है, और प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है। इसके बाद जी एनपीएल, इसकी वैल्यू तकरीबन प्राइस 31 रुपए है, बुक वैल्यू 90 रुपए है, तो आउटस्टैंडिंग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। डिविडेंड पिछले साल 11.5 रुपए का दिया, डिविडेंड यील्ड 37% है। अब अगर तो इनके एग्रीमेंट चलते रहे तो ये डिविडेंड यील्ड इतनी ही कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर हमने फॉर द टाइम बिंग इसका थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर थोड़ा कम किया कि डिविडेंड थोड़ा सा 8 रुपए तक देंगे अगले साल, फिर भी डिविडेंड यील्ड 26 रुपए है, तो अर्निंग भी तकरीबन 16 के आसपास है। तो लेट्स सी इसके एग्रीमेंट का क्या होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये, जब तक एग्रीमेंट में क्लैरिटी नहीं आती, अगर कोई बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहता है तो इसमें ना आए। लेकिन हम तो वही बात है ना कि हमने तो इसमें इसलिए भी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि अगर डिविडेंड अभी रिसेंटली 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया, तो अगर एग्रीमेंट रिवाइज भी होते हैं फिर भी इसकी बुक वैल्यू के हवाले से हमें इसमें से बेनिफिट ही नजर आता है।
तो अगर ये किसी वजह से एग्रीमेंट खत्म भी होते हैं तो फिर ये डिविडेंड के हवाले से नहीं लेकिन दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट के हवाले से ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसको होना चाहिए। लेकिन अब होप ही की जा सकती है कि इनके एग्रीमेंट को ना छेड़ा जाए, अब वक्त ही बताएगा। अब है जी फौजी फर्टिलाइजर, इसकी तकरीबन 284 रुपए की ईपी वो प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू 140, लेकिन अगेन डिविडेंड देते हैं तो बुक वैल्यू इसलिए कम है। डिविडेंड पिछले 4 क्वार्टर्स में तो 19.5 रुपए का दिया, और वो डिविडेंड यील्ड अगर उतना ही देंगे फिर तो 7% बनती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मैसिवली इनकी इंक्रीज हुई है, इनहेंस हुई है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये कोई 35-36 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, बल्कि अगले 4 क्वार्टर्स में तो ये डिविडेंड इससे भी ज्यादा होगा। 10 रुपए इसमें शामिल कर लें जो अभी रिसेंट क्वार्टर में उन्होंने मर्जर की वजह से नहीं दिया, लेकिन वो एक इजाफी वन टाइम होगा। बहरहाल इनकी जो कंसिस्टेंट क्वार्टरली डिविडेंड है वो 36 से 40 रुपए का हो सकता है, क्योंकि अभी मर्जर के बाद हो सकता है कुछ इनकी एफिशिएंसीज बढ़ें और प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए, तो इसमें तो काफी ज्यादा बेहतरी महसूस हो रही है। तो इसको देखें ना, पिछले 4 क्वार्टर्स में इसकी ईपीएस बनती है 39 रुपए, लेकिन रिसेंट क्वार्टर्स को देखें तो उस हवाले से हमने थोड़ी सी एडजस्ट करके फोरकास्ट की है 45 रुपए की अगले 4 क्वार्टर्स में, लेकिन ये इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर इनको वो गैस वही सस्ती मिलती रहे। तो प्राइस अर्निंग इतनी रेलेवेंट नहीं है, डिविडेंड यील्ड के हवाले से ये ज्यादा अहम और अच्छा बन जाता है। अब है जी सैफ पावर, सैफ पावर की प्राइस 11.90 चल रही है, बुक वैल्यू 31 रुपए है, प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी है काफी। फिर डिविडेंड ये 2.75 का दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में, अज्यूमिंग कि इनका एग्रीमेंट चलता रहता है, अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू वो एग्रीमेंट निगोशिएशंस, तो फिर इसकी 23% डिविडेंड यील्ड है और वो कंटिन्यू रहेगी। और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ज्यादा नहीं है, इनके लोन्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री इनकी रही है कि 3 रुपए तक का डिविडेंड देते आए हैं। तो अगेन अगर एग्रीमेंट चलता रहा तो ये चलता रहेगा, और अगर उसमें कोई क्लैरिटी आई तो ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया तो फिर पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होता है। तो जो ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं इसमें से बेशक देख लें क्या करना है। फिर है जी ग्लोबल रेजिडेंसी रीट, GRR, और इसकी प्राइस अभी चल रही है 13.82, इसकी बुक वैल्यू है 12 रुपए, तो प्राइस तो बुक वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन डिविडेंड पिछले 4 क्वार्टर्स में इकट्ठा ही शायद दिया था एक मरतबा, 1.75 का दिया था, और डिविडेंड यील्ड तकरीबन 13% बन रही है अगर अगले साल भी दें, और कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर ईपीएस मिला लें तो 1.76 बनती है, तो 1.76 की ईपीएस में 1.75 का डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड जितना कमाते हैं दे ही देते हैं, तो अगर ये कंटिन्यू रखें तो इसकी डिविडेंड यील्ड 13% तक जा सकती है। तो ये है जी डिविडेंड यील्ड वाले वो 10 स्टॉक्स जो हमारे टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाए। अब अगली वीडियो में हम चल के देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड टीयर 2 में कौन से स्टॉक्स पहुंचे। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।